हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल हमने जो पढ़ा था वो बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ा था। बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ा था और उनका जो शासन किस तरह से वो शासक बना था वो हम मैप के जरिए पढ़ा था। तो आप इससे पहले कल वाला रिवीजन कर लीजिए। कैसे कैसे युद्ध भी होता है वो भी समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से एक क्षेत्र लेते हैं। ऐसे ये क्षेत्र था यहाँ पे गुजरात, गुजरात। और यहाँ मालवा। ये क्षेत्र आता है आगरा, आगरा। और फिर यहाँ से ये क्षेत्र को अगर हटा दें तो इधर से यहाँ तक ये आ जाता है। यहाँ पे गोलकुंडा, गोलकुंडा का क्षेत्र था। और ये आ जाता है बीजापुर। तो यहाँ पे बीजापुर का क्षेत्र दे देता है कामबख्श। इनके तीन पुत्र थे। एक मुअज्जम, औरंगजेब के तीन पुत्र थे, मुअज्जम थे और कामबख्श और आजम। तो आजम को दे दिया जाता है ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आजम को मिलता है, आजम को। और ये बीजापुर का क्षेत्र मिल जाता है कामबख्श को, कामबख्श, कामबख्श को मिल जाता है। और ये जो यहाँ से क्षेत्र बचता है इधर, ये पूरा उस समय भारत का, तो ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, ये समेत ये पश्चिम बंगाल, ये पूरा बंगाल का क्षेत्र कहलाता था। ये यहाँ से लेकर ऐसे, और ये पाकिस्तान का क्षेत्र, इसका आधा ऐसे। इस क्षेत्र को यहाँ पर दिल्ली ले लेते हैं, दिल्ली। और ये दे दिया जाता है मुअज्जम को। मुअज्जम कौन था? तो मुअज्जम ही इसी का नाम है जो बाद में उपाधि धारण करता है बहादुर शाह प्रथम। ये जो है, इन तीन भाइयों को अलग अलग क्षेत्र दे दिया गया था, लेकिन ये मुअज्जम पूरे भारत पे शासन करना चाहता था, इसलिए इन्होंने मुअज्जम जो है इससे, आजम से और कामबख्श दोनों भाइयों से युद्ध करना उचित समझा। और तभी एक युद्ध होता है यहाँ पर, जजाओं का युद्ध, जजाओं का युद्ध। ये होता है जजाओं का युद्ध आगरा के क्षेत्र में। यहाँ पे जो है ये 1760 में जजाओं का युद्ध होता है। और कामबख्श से भी युद्ध करता है बीजापुर का युद्ध, बीजापुर का युद्ध, बीजापुर का युद्ध। ये होता है 1709 में। और यहाँ क्या होता है, ये आगरा के क्षेत्र में आजम की हत्या कर दी जाती है और इस पूरे क्षेत्र पर मुअज्जम का शासक, मुअज्जम का अधिकार हो जाता है। और बीजापुर का युद्ध में 1709 में ये कामबख्श की भी मृत्यु हो जाती है। ये दोनों भाइयों को पराजित करते हैं और मुअज्जम खुद को, स्वयं को पूरे भारत का शासक घोषित करके बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। और इन्होंने फिर उसके बाद ये समझा कि अगर शासन अगल बगल का जो क्षेत्र बच जाता है वो लोग हम पे हमला न कर दे, आक्रमण न कर दे, इसलिए उनसे सहायक संधि नहीं, उससे संधि करना उचित समझा। तो यहाँ पे ये बहादुर शाह जो है ये संधि भी करते हैं। किससे करते हैं? राजपूत, मराठा और सिख से संधि कर लेते हैं और इस संधि के फिर अपना शासक चलाते हैं। तो इसको आप मैप के जरिए समझ के और इसको मैप बनाने की कोशिश। और अभी से अब फिर मैं शुरुआत करता हूँ। आज हम देखेंगे बहादुर शाह के प्रथम के बाद जहादर शाह। लेकिन बहादुर शाह की मृत्यु के बाद बहादुर शाह के पुत्र थे, उनके बारे में समझते हैं, फिर हम जहादर शाह के बारे में समझेंगे। तो जो बहादुर शाह था, बहादुर शाह प्रथम, इनका जो शासन काल था 1707 से 1712 तक था। और इनके जो बेटे थे, इनके बारे में पहले समझ लेते हैं। ठीक है, इनके बेटे थे। अच्छा, ये पॉइंट कवर हो रहा है कि नहीं? कल कट गया था। हाँ ठीक है। तो इनके जो बेटे थे, बहादुर शाह का बेटे, वो जहादर शाह, जहादर शाह। और इनका शासन काल रहेगा 1712 से 1713। और फिर इस जहादर शाह, फिर बहादुर शाह के और बेटे थे, आजम थे, आजम। और फिर यहाँ पर थे उल रफी रफी उल कदर था, रफी उल कदर और अख्तर। ये चार बेटे थे। अब जहादर शाह के बेटे होते हैं कौन कौन? आलमगीर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, और बहादुर शाह द्वितीय। ये इनके बेटे होते हैं। और इनके जो आजम वाला जो बेटा था, आजम, अजीम इनका नाम है, अजीम। तो अजीम जो बेटा है, इनका बेटा था फरुख सियर, फरुख सियर इनके बेटे थे। और इनका जो रफी उल कदर के बेटे, दो बेटे थे। तो इनके बेटे थे, एक रफी उद दरजात, रफी उद दरजात, और
रफी उद दौला, तो इनके दो बेटे थे। और ये अख्तर के भी दो बेटे थे। अख्तर के बेटे थे मोहम्मद शाह, और फिर इनके बेटे थे अहमद शाह। अहमद शाह। हम पिछले जो लिखाए थे उसमें ये सब का चर्चा किए थे। आलमगीर शाह, शाह आलम अकबर और बहादुर शाह, फर्रुख सियर, रफी उद्दरजात, ये सब चर्चित, तो ये बेटे थे। अब क्या होगा, बहादुर शाह के बाद जहादर शाह जो है वो शासक करेंगे, और जहादर शाह के बाद ये जो है अजीम के बेटे फर्रुख सियर, ये जहादर शाह की हत्या कर कर और फिर ये गद्दी पर बैठ जाएंगे। और उसके बाद आएंगे रफी उद्दरजात, फिर रफी उद्दौला, और उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह। फिर यहाँ से चलेंगे लाइन से, जो कि इनका जो एक बेटे के बाद दूसरे बेटे, तीसरे बेटे, मतलब वंशज के आधार पर चलेंगे। तो आप इसको एक बार समझ लीजिए कौन किसका बेटा है, क्योंकि ये फर्रुख सियर इसकी हत्या करेगा, मतलब अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठेगा। फिर रफी उद्दरजात, फिर रफी उद्दौला, फिर मोहम्मद शाह और अहमद शाह, फिर ये आएंगे। तो ये समझ लीजिए। अब जब जहादर शाह जो है, ये जहादर शाह जो है, अगर हम हेडिंग देते हैं जहादर शाह को, जहादर, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, फिर यहाँ से जहादर शाह को हेडिंग दे। पहले उससे पहले हम जहादर शाह के बारे में समझा ही देते हैं। जहादर शाह, इसका शासनकाल 1712 से 1713 तक रहा। अब इनके शासन काल में क्या होता था, मुगल शासन में एक दरबार होता था, ठीक है। और इस दरबार में बीच में सम्राट बैठता था, जिसको बादशाह बोलते थे। यहाँ पर बादशाह, अगर शासक कमजोर होता था तो वहां गुट बन जाता था। जैसे यहाँ कुछ जो बैठता था, ये सब जो आपस में गुट बना लेते थे। तो इसमें से जो यहाँ पर जो गुट थे वो ईरान का मुसलमान थे। ईरान का मुसलमान, इसलिए ईरानी गुट कहा जाता था। और जो तुरान का मुसलमान, उसको तुरानी गुट कहा जाता था, तुरानी गुट। फिर ये अफगानी गुट कहलाता था, अफगानी गुट। और ये हिंदुस्तानी गुट को हिंदुस्तानी गुट कहा जाता था, ठीक है। अब ईरान का जो गुट था उसको बोलते थे जुल्फिकार। ये जो था, इनमें जो मतलब सब है, एक जो मेन बन जाता नेता वो था जुल्फिकार। जुल्फिकार खां, ये समझते हैं। इसी की मदद से ये जहादर शाह शासक में बैठता है। और तुरानी गुट में आता था जिनका नाम सुने हैं आप, चिनकिलीज खां। चिनकिलीज खां, चिनकिलीज खां, ये तुरानी गुट से थे। और इनका नाम सुनेंगे चिनकिलीज खां को, जो ये बाद में जो है हैदराबाद राज्य की स्थापना कर देती है। तो ये यहाँ से ध्यान में रखेंगे। और हिंदुस्तानी गुट में था सैयद बंधु। सैयद बंधु का नाम सुने हैं, जो कि किंग मेकर का काम करता था। और किंग मेकर में क्या करता था कि ये दूसरों को शासक बनाता था, लेकिन खुद गद्दी पर नहीं बैठता था। तो जैसे अभी मान लीजिए अपना बिहार में भी है प्रशांत किशोर, वो भी मतलब कहता है जो हम अलग अलग जगह पर अपनी सरकार बना देते हैं और खुद नहीं बैठते हैं। तो हिंदुस्तानी गुट में जो था कौन था, तो सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट में था सैयद बंधु। और सैयद बंधु में दो भाई थे, कौन कौन थे, तो एक अब्दुल्ला खां और अली हुसैन। तो ये ध्यान में रखेंगे, अली हुसैन, ये सब का चर्चा बाद में करेंगे। तो ये सब ध्यान में रखेंगे, अली हुसैन। तो ध्यान में रखेंगे सैयद बंधु का दो गुट था, दो भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। और इधर ईरानी गुट में जुल्फी खान, और तुरानी गुट में चिलकिलीज खां। और अफगानी गुट ऐसे था जो बाद में जाकर अलग स्वतंत्र राज्य उधर बना लिया था अपना। और हिंदुस्तानी गुट। तो ये आप पूरे समझ गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और मिटा दीजिए। फिर हम जहादर शाह के बारे में एक एक पॉइंट लिखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो अब हम इसको मिटा देते हैं।
अब जहादर शाह का हेडिंग डालेंगे, जहादर शाह। इनका शासनकाल ध्यान में रखना है 1712 से 1713। जहादर शाह, इसको हेडिंग रखेंगे। अब जो जहादर शाह है, ये शासक कैसे बनता है, तो ये पॉइंट बनता है कि जब जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार उनके पुत्र में, बाद उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और उसके बाद जुल्फिकार खां की सहायता से जहादर शाह शासक बादशाह बनते हैं, मतलब ठीक है, जहादर शाह बादशाह बनते हैं। ये पॉइंट हो गया। अब जुल्फिकार खां की सहायता से अगर जहादर शाह बादशाह बने हैं, तो जहादर शाह जुल्फिकार खां को कोई पद देंगे, तो जुल्फिकार खां को वजीर का पद दिया जाता है। जुल्फिकार खां को वजीर का पद मिला। ये कौन दिया, तो ये जहादर शाह दिए। अब जुल्फिकार खां जो वजीर का पद मिला, तो इन्होंने धीरे धीरे जो है ना, इस पे जो है जहादर शाह के सत्ता पर मतलब पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है, और ये जुल्फिकार का ही बात चलता है। तो इनके वजह से कुछ पॉइंट्स है। लिखेंगे जुल्फिकार खां ने धीरे धीरे पूरे सत्ता पर अपना नियंत्रण कर लेता है, जिसके कारण जिसके कारण जहादर शाह को जिसके कारण जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। एक मूर्ख होता है और एक महामूर्ख, तो महामूर्ख की श्रेणी में लंपट मूर्ख
आता है। फिर अगली पॉइंट है जुल्फिकार खां के कहने पर जहांदार शाह ने इजारा प्रथा की शुरुआत की। इजारा प्रथा क्या था उसको समझते हैं। तो जो इजारा प्रथा था, इजारा व्यवस्था जो था, ये पहले किसानों से टैक्स लिया जाता था जो राजा डायरेक्ट लेता था, लेकिन इस इजारा प्रथा के बाद किसान से डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जाता था। किसान से डायरेक्ट टैक्स ना लेकर इसको ठेका या जमींदारी को दे दिया। ठेका या जमींदारी को दे दिया। ठेका या अब ठेका ये जो है शासक जो है अब किसान से नहीं लेंगे डायरेक्ट, इस किसान से नहीं लेकर इससे लेंगे। ये क्या करेंगे, किसान से लेंगे। तो किसान से जब लेंगे तो ये ठेका पर जो जमींदारी इसकी बोली लगती थी। तो ये लोग क्या करता था, किसान से अगर मान लीजिए 200 रुपया लेंगे तो 100 रुपया ही टैक्स में देंगे और 100 रुपया एक्स्ट्रा ये लोग अपना लेंगे। तो इससे क्या हुआ, किसानों पर बोझ बढ़ गया। इससे किसानों पर, और मुगल का पतन का कारण ये भी था कि किसानों से ज्यादा ये अपना वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए यहाँ इस पे सौंप दिया, और ये किसानों से ज्यादा टैक्स लेता था। जो ज्यादा टैक्स उछल के देगा उसको ठेका मिलेगा, तो ये ऑब्वियसली ज्यादा सा टैक्स लेगा किसान से, तो फिर किसान को बोझ पड़ गया। तो यही इजारा व्यवस्था था। जुल्फिकार के कहने पर जहांगीर शाह ने इजारा प्रथा की शुरुआत किया, और उसके बाद जहांगीर शाह एक लाल कुमारी वैश्या के संपर्क के कारण चर्चित में रहा। ये भी एक पॉइंट है, पूछे जाते हैं। फिर अगली पॉइंट है जुल्फिकार खां के कहने सुझाव से जुल्फिकार खां के सुझाव से जजिया कर, जो जजिया कर था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। समाप्त कर दिया था। अगली पॉइंट देखेंगे, राजपूत शासक अजीत सिंह एवं जय सिंह को गुजरात एवं मालवा की सूबेदारी दी। जो जहांगीर शाह है उनके पिताजी जो थे बहादुर जहां थी, इनके पिताजी जो थे वो अजीत सिंह और जय सिंह को गुजरात को और मालवा का सूबेदारी नहीं दी, लेकिन इन्होंने सूबेदारी दे दी। तो ये जहांगीर शाह से कुछ पॉइंट्स थे उनको लिखाया। अब इसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाकर फिर अगला हेडिंग देते हैं।
अगला हेडिंग डालेंगे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर, इनका शासनकाल रहता है 1713 से 1719। इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने बताया था हिंदुस्तानी गुट का नेता जो सैयद बंधु थे, वो क्या किए, जो जहांदर शाह है उनकी हत्या कर कर और फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाते हैं। और ये फर्रुखसियर कौन थे, तो जो जहांदर शाह का भतीजा, यानी फर्रुखसियर अपने चाचा को मरवा कर और खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नोट करेंगे, हिंदुस्तानी गुट के नेता सैयद बंधु कौन कौन थे बता दिए हैं। तो सैयद बंधु ने फर्रुखसियर की हत्या कर दी। फर्रुखसियर का हत्या कर किसको, सॉरी गलत, फर्रुखसियर की हत्या नहीं, जहांदर शाह की हत्या कर, जहांदर शाह को हत्या कर फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठा दिया। अब फर्रुखसियर जो है इसको सैयद बंधु को कुछ पद देंगे। तो सैयद बंधु में कौन कौन थे, सैयद बंधु दो थे, अब्दुल्ला खां, इनके छोटे भाई थे अली हुसैन। इन दोनों को एक एक पद देंगे। तो अब्दुल्ला खां को जो पद मिला वो वजीर का पद मिला। वजीर मतलब ये आता था गृह मंत्री, वित्त मंत्री, जो पूरे इसके साम्राज्य को देखने का काम करता था। तो लिख लीजिएगा इधर, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। और हुसैन अली को जो है वो सेना का पद दे दिया, मतलब सेनापति जो सेना का होता है वो वाला पद दे दिया। तो इनको सभी सेनाओं का पद दे दिया। इनको जो है सेनापति यानी मीर बख्शी ऐसे लिखते हैं, इनको मीर बख्शी का पद मिला, मीर बख्शी, जो सेना के पद में था। ठीक है, तो सैयद बंधु को दोनों भाई को दो दो पद मिल गया। अब सैयद बंधु जो थे इनको पद मिल गया, ये किंग मेकर का काम कर रहा था, सभी को शासक बना रहा था, खुद शासक नहीं बन रहा था। अब इसके बाद अगली पॉइंट लिखेंगे। अब जो है ये सैयद बंधु क्या चाहते थे कि जो इनके जो बताए थे दरबार में जो गुट चल रहा था, तो ये गुट ये समझाया कि फर्रुखसियर के लिए खतरा है। तो वो जो तुरानी गुट का नेता चिलक्लीज खां था, उनको फर्रुखसियर से ये कहलवाया कि तुम जो है वो दक्षिण का 6 राज्य का सूबेदार बन जाओ और वहाँ की राज्य का देख रेख करो। तो ये चालाकी से सैयद बंधु जो है चिलक्लीज खां को राजाओं के द्वारा भिजवा देता है दक्षिण भारत। जो ये अगर ऐसे बनाए, दक्षिण भारत, तो यहाँ से जो ये 6 राज होता था, और आगे ले लेते हैं इसे, 6 राज, जो ये 6 राज में इनका सूबेदार चिलक्लीज खां को भेज देता है, चिलक्लीज खां, जो तुरानी गुट से थे। तो लिखेंगे फर्रुखसियर
ने चिनकिलीज खां को दक्षिण भारत का 6 राज्य के सूबेदार बनाकर भेज अब अगली पॉइंट लिखेंगे। 1716 में फर्रुखसियर ने 1716 में फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर के खिलाफ सेना भेजकर, बंदा बहादुर के बारे में कल बताए थे, तो सेना भेजकर उन्हें दिल्ली लाकर हत्या कर दी। तो एक ये पॉइंट हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको मिटा देते हैं, फिर इसमें 2-3 पॉइंट और है वो लिखेंगे। 1717 में जो है फर्रुखसियर ने अंग्रेजी कंपनी के लिए एक फरमान जारी किया, जो कहा जाता है ब्रिटिश कंपनी के लिए वो मैग्ना कार्टा का काम किया था। तो वो अभी नोट करेंगे। सत्रह सौ 17 में फर्रुखसियर ने कंपनी को फरमान दिया, जिसको इसको मैग्ना कार्टा के नाम से 2-3 था। एक में 3000 रुपए के बदले 3000 के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति दी। फिर दूसरा पॉइंट, 10,000 के बदले सूरत में मुक्त व्यापार की अनुमति दी। तीसरा पॉइंट, कंपनी जो पहले मुंबई में टक्साल कंपनी ब्रिटिश कंपनी का जो था सिक्का बन रहा था, उसको प्रचलन की अनुमति नहीं थी, तो इन्होंने ही फर्रुखसियर दिया था। तो ब्रिटिश कंपनी को अपने मुद्रा चलाने की अनुमति मिली। तो ये सब पॉइंट थे, यही सब पॉइंट थे। 1719 में सैयद बंधु ने मराठों से दिल्ली की संधि की।
और मराठों का ये संधि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे ब्रिटिश कंपनी को जो है ये फरमान जो 1717 मिला था, ये मैग्ना कार्टा, उसी तरह दिल्ली को मराठों का मैग्ना कार्टा माना जाता है। फिर अगली पॉइंट, 1719 में सैयद बंधु ने फर्रुखसियर की हत्या कर दी। देखिए, ये जो सैयद बंधु थे, इन्होंने ही फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया और इन्होंने हत्या कर दिया। क्या हुआ था कि ये जो फर्रुखसियर जो थे, ये सैयद बंधु से परेशान हो गए थे। तो ये क्योंकि सैयद बंधु इनकी सत्ता पर पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था, तो ये फर्रुखसियर जो है, जो हैदराबाद में दक्षिण में भेजा था चिनकिलीज खां, उनको उनसे सहायता लेने की योजना बना रहे थे। तो ये सैयद बंधु को लगा जे हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, इसलिए इन्होंने इसकी हत्या करवा दिया फर्रुखसियर को। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखेंगे कि फर्रुखसियर को घृणित कायद कहा जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट थे फर्रुखसियर के बारे में, तो ये इसको नोट कर लेना है। अब इसके बाद अगले पढ़ेंगे रफ़ी उद दर्जात के बारे में। अब देखेंगे रफ़ी उद दर्जात। रफ़ी उद दर्जात, इनका जो शासनकाल था वो 28 फरवरी से 4 जून। तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, कुछ पॉइंट्स है जो हम नोट करेंगे। सैयद बंधु ने फर्रुखसियर की हत्या कर रफ़ी उद दर्जात को गद्दी पर बैठाया। गद्दी पर बैठाया। अगली पॉइंट, ये मुगल शासन का सबसे कम समय शासन करने वाले शासक में थे। तो ये पॉइंट है, मुगल शासन में सबसे कम समय तक शासन किया, 3 माह 4 दिन तक। 3 माह 4 दिन तक। और एक और पॉइंट, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी मृत्यु 1719 में ही, 1719 में क्षय रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला, तो रफ़ी उद दौला के बारे में समझेंगे। इनका शासनकाल जो है वो 6 जून 1719 से सितंबर 1719 तक रहा। अब इनके पॉइंट हैं, सैयद बंधु ने इन्हें शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर
बैठाया। इनका भी मृत्यु होता है पेचिश रोग के कारण। पेचिश रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जो आएगा, मोहम्मद शाह।